एक बार कृष्णा कोचिंग क्लास की तरफ से एक बार आपके सामने फिर से मैं आज आपको क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले मैं ये बताती हूँ कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो आज अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तो मैं ये बताऊँगी पहले कि ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी जो है वो 2 वर्ड्स से बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी, इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब पूरा क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। अब इसका जो पहला चैप्टर है वो है संसाधनों का विकास, संसाधन रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट। तो पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन क्या है। तो संसाधन जो है वो 2 वर्ड्स से बना है, जैसे कि ज्योग्राफी 2 वर्ड्स से बना था, ऐसे ही संसाधन भी जो है वो 2 वर्ड्स से बना है, सन और साधन। सन संसार बन गया और साधन वस्तुएं, यानी कि संसाधन का मतलब क्या हो गया, संसार में उपलब्ध साधन। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए कि जैसे कि संसार में उपलब्ध साधन जल है, तो हमें प्यास लग रही है, हमने जल्दी से पानी पी लिया, हमारी प्यास हो गई पूरी। तो जल ने किसका काम किया, संसाधन का। उसी तरीके से हम लेते हैं चट्टान। अब इसी जो डायग्राम है इसके जरिए आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि जैसे कि चट्टान जो है वो संसार में उपलब्ध साधन है। तो चट्टान का यूज़ क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं, चट्टान को तोड़ तोड़ के लिया और घर बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। चट्टान से हम क्या करें, कौन यूज़ करेगा, मानव। और मानव चट्टान का क्या बनाएगा, मिट्टी पत्थर बालू। कैसे बनाएगा, प्रौद्योगिकी के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, ज्ञान के जरिए। तो चट्टान का यूज़ किसने किया, मानव ने। और मानव ने क्या बनाया, गिट्टी पत्थर बालू किसके जरिए बनाया, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के जरिए, ज्ञान के जरिए। और क्या चट्टान को एक ही मानव ने यूज़ कर लिया, नहीं, बहुत सारे मानव ने यूज़ किया, जिससे कि अब चट्टान को से बालू मिट्टी बनाई, पत्थर बनाई, तो उससे क्या हुआ कि आर्थिक विकास हुआ। और आर्थिक विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना हुई, लोगों ने पैसे कमाए। अब देखिए बन गई डेफिनेशन, संसार में उपलब्ध साधन जिससे मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा, संसार में उपलब्ध साधन क्या था, चट्टान। चट्टान का यूज़ किसने किया था, मानव ने। किसके द्वारा किया था, प्रौद्योगिकी के द्वारा। क्या बनाया था, मिट्टी पत्थर बालू बनाया था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा आर्थिक विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना करता है। संसाधनों के प्रकार के बारे में कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन होते हैं 4 प्रकार के। कितने आधार पर, 4 आधारों पर। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, बहुत आसान है समझना। एक जिसमें लाइफ है, दूसरा जिसमें लाइफ नहीं है। तो जिसमें लाइफ है जैव संसाधन, जैसे कि मैं पढ़ी हूँ जैव संसाधन, और अजैव संसाधन जिसमें लाइफ नहीं है। जैव संसाधन का एग्जाम्पल पशु, मानव, वनस्पति, ये सब क्या है, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन, चट्टान अभी आपने ली थी, तो चट्टान क्या है, लाइफ होती है इसमें, नहीं। नदी में लाइफ होती है, नहीं। तो ये क्या है, अजैव संसाधन। अब हम जानेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता समझ में आ रहा है कि समाप्यता की जो खत्म होते हैं, एक जो खत्म नहीं होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर है ये 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिसको आप लगातार यूज करते जाओ कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। एग्जाम्पल, सौर ऊर्जा, लगातार धूप मिलती रहेगी, लगातार सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा, लगातार हवा चलती रहेगी, कभी हल्की हो जाएगी लेकिन चलेगी। तो पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो खत्म नहीं होते, कितना भी यूज कर लो। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व से आपके समझ में आ रहा है स्वामी कि सबका मालिक कौन, ऊपर वाला। स्वामित्व, स्वामी, हम सबका मालिक कौन, ऊपर वाला। तो ऐसे ही संसाधन है 4 प्रकार के स्वामित्व के आधार पर कि किसका मालिक कौन है। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का अधिकार होगा, जैसे कि मैं ये पेन पकड़ी हूँ, तो इस पेन पर अभी मेरा अधिकार है, तो ये क्या है, पेन। व्यक्तिगत संसाधन, किसी जैसे ये हमारा घर है,
तो ये जो घर है तो ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। इस पर केवल हमारा अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार हो, वो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। सेकंड है सामुदायिक संसाधन, जिस पर समूह का अधिकार हो, जैसे कि गली ले लो, मोहल्ला ले लो, और भी चीज़ें हैं जो कि सामुदायिक संसाधन, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन। अगला राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्र का मतलब देश, देश का मतलब उसकी सरकार का अधिकार हो, बन गया ना। तो राष्ट्रीय संसाधन जिस पर देश का अधिकार हो, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर एक देश का अधिकार नहीं हो, पूरे विश्व का अधिकार हो। तो आपके समझ में आ गया उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। एक रह गया विकास के आधार पर। विकास के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से? संभावी, विकसित, संचित कोश और भंडारण। संभावी हम समझते हैं कि संभावी यानी कि हमारे पास है तो, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, भविष्य में करेंगे। जैसे कि हमारे पास वायुमंडल में 70% जो वायुमंडल में पानी है, लेकिन आप देखते हैं कितनी पानी की कमी रहती है। तो पानी क्या है? संभावी संसाधन। कि जो नमक का पानी है वो हम टेक्निक के जरिए, वही प्रौद्योगिकी के जरिए हम उसको अपने पीने योग्य बना लेंगे। विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कौन सा संसाधन? कौन से संसाधन को हम कहेंगे कि ये संसाधन विकसित है और एक संसाधन को कहेंगे विकसित नहीं? तो इसको समझिए एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि आप देखिए कि एक जगह से मान लो सोना निकला है, क्या हम उस सोने को विकसित संसाधन कह सकते हैं? विकसित संसाधन उस सोने को तब कहेंगे जब हम उसकी प्रौद्योगिकी पर अगर हम खर्चा करते हैं उसके बराबर वहाँ से उतनी ही मात्रा में सोना निकला है। जैसे कि आपने देख लिया कि किसी जगह मान लो कर्नाटक में सोना, आपको खबर पता लगी कि सोना निकलना है, लेकिन सोना निकला तो वहाँ निकला 1 kg, और आपने वहाँ पे टेक्निक प्रौद्योगिकी में आपने खर्च कर दिए 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए में 1 kg सोना निकला, तो क्या ये विकसित संसाधन हुआ? सोना नहीं। तो इस आधार पर, उत्पादन की मात्रा के आधार पर और प्रौद्योगिकी पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर हम विकसित संसाधन को तय करते हैं। संचित कोष और भंडार, ये दोनों एक से हैं। संचित कोष जिसको हम भंडार करते जा रहे हैं और उसका हम यूज़ कम करेंगे भविष्य में। जैसे कि हम बांध का निर्माण करते हैं और उस बांध के पानी का यूज़ कब करेंगे? जब पानी ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से ये नॉलेज हम बढ़ते जाना है और इस नॉलेज का यूज़ हम कब करेंगे? आप लोग कब करोगे? बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं संसाधनों के ह्रास के बारे में। मैं आपको बताती हूँ संसाधनों के ह्रास के बारे में। हम संसाधनों का लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन इतना यूज़ कर रहे हैं कि ये संसाधन कम होते जा रहे हैं। अब देखते हैं क्यों कम हो रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधन का ह्रास हो रहा है। लालच, जैसे कि सोने को हम लालच में लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, लगातार बेचते जा रहे हैं और लगातार सोना होता जा रहा है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास हो रहा है। कुछ व्यक्तियों के पास संसाधनों की संपन्नता है, यानी कि कुछ के पास तो बहुत ज़्यादा संसाधन है। किसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है? जो उन संसाधन को खरीद सकते हैं, जो सोने को खरीद सकते हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन है। और कुछ व्यक्तियों के पास संसाधनों की विहीनता है, यानी कि संसाधन है ही नहीं है। संसाधनों के शोषण से ओजोन में छेद। ओजोन परत के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ओजोन परत होती क्या है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जो कि होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस, और इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? कि जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो कि रहना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इस डायग्राम के जरिए देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। कि सूर्य से किरणें आई और सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इन्हीं सब गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3, ओजोन और N2O। इन सबको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। और जब ये ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब कर लेती है इस सूर्य की सनलाइट को, तो इसी को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? 1824 में जोसेफ फोरियर ने। किसने? जोसेफ फोरियर ने। कब? 1824 में। ग्लोबल वार्मिंग
प्राकृतिक कारण क्या है? ये सब गैसेस। और जो मानव निर्मित कारण है वो क्या है? वो है वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई से ये सारी गैसें बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और प्रदूषण बढ़ा। तो ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग के मानवीय कारण। अब मैं आपको बताऊंगी ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर वायुमंडल की जो परतें हैं, जैसे कि शोभा मंडल, ट्रोपोस्फियर सबसे ऊपर है, फिर है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर, फिर है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, फिर है बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में 90% भाग है ओजोन लेयर का और 10% भाग है ट्रोपोस्फियर का। 90% भाग ये ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि ये वायुमंडल में ना आ पाए। और 99% भाग यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है। 1% जो रह जाता है उसी की वजह से होता है कैंसर। मैंने आपको जो पीछे बताया था कि जो राष्ट्रीय संसाधन है वो कौन कहाँ तक हो सकते हैं, किसी भी देश की सीमाओं की 22.2 किलोमीटर, जैसे कि हमारे देश की सीमा यानी कि इधर की 22.2 और इधर की भी 22. और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंचा पाएँ और आपको उस वीडियो की लिंक मिलती है।